अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़ रहे थे जुनून तेरे इश्क का, जिसकी राइटर हैं कायनात इजाज। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। अरहम, ऐसा भी क्या कर रहे हो जो अभी तक नहीं पहुंचे? अब तुम्हारे दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? थकावट से कब इसकी आंख लगी इसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब इसने उठने के बाद अरहम को नहीं पाया और ऑफिसर के बेशुमार कॉल्स देखे तो वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी। दोपहर में जब इसने दरवाजे के सामने गाड़ी के रुकने की आवाज सुनी तो वो घबराकर कुर्सी से उठ खड़ी हो गई, लेकिन जल्दी वो हिम्मत करके आगे बढ़ी और खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां वही ब्लैक कलर की कार खड़ी थी जिस पर अप्सरा ने आखिरी दफा अरहम के साथ सफर किया था। अस्परा का दिल अरहम को देखने के ख्याल से ही तेजी से धड़कने लगा, मगर गाड़ी से अली और जुबैर को बाहर निकलता देखकर इसे हैरत हुई और साथ सुकून भरा सांस भी खारिज किया, क्योंकि वो अभी इससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी। इन लोगों के दरवाजा खटखटाने से पहले ही इसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। जुबैर के चेहरे पर मजाका खेज मुस्कुराहट बिखरी, जबकि अली इसे देखकर भी इग्नोर कर गया। रेडी? जुबैर ने पूछा, जबकि अली अस्परा के पीछे गार्डन की जानिब देखने लगा तो इसे अली के यूं इग्नोर करने पर गिल्टी महसूस होने लगा। मुझे कुछ चीजें लेनी है, अभी लेकर आती हूँ। जुबैर ने हाँ में सर हिलाया और अली की जानिब मुड़ गया, जो आगे बढ़कर अब गाड़ी में बैठ चुका था। इसने कोट पहना, मोबाइल जेब में रखा और कुछ पैसे लेकर घर को लॉक लगाकर वो भी जाकर गाड़ी में बैठ गई। इसके बैठते ही अली ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्या हम लोग टाउन में थोड़ी देर रुक सकते हैं? मुझे घर की चाबी रानिया आंटी को देनी है। जब वो लोग टाउन में दाखिल हुए तो अस्परा ने कहा, नहीं। सुबैर जो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था स्पॉट लहजे में बोला, मैं ये चाबी अपने साथ नहीं ले जा सकती। शट अप द हेल अस्परा। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले जुबैर हल्की आवाज में सुलगते हुए लहजे में बोला, एक मुख्तर से स्टॉप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जुबैर। अली ने नरमी से कहा तो जुबैर लंबा सांस खींचकर रहकर लगी, मगर इसे महसूस होने लगा जैसे वो इनसे नहीं बल्कि खुद से ही बातें कर रही हो, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मगर इसे खुशी हुई जब अली ने रानिया के घर के आगे गाड़ी रोकी और वह जल्दी से बाहर निकली और इसके घर का दरवाजा खटखटाने लगी, जिसमें से एक छोटी बच्ची निकली। वो समझ गई कि ये रानिया की ही बेटी होगी। इसने जल्दी से चाबियां इस बच्ची को पकड़ाई और कहा, अपनी मामा को दे देना, और खुद फौरी पलटकर जाकर गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि इसका कोई इरादा नहीं था जुबैर से उलझने का। कुछ देर बाद गाड़ी जाकर एयरपोर्ट के करीब रुक गई, जहां वो गाड़ी से निकलकर इन दोनों के पीछे पीछे चलने लगी। जब वो लोग वेटिंग एरिया में पहुंचे तो अली इन दोनों को वहीं छोड़कर कहीं चला गया। अस्परा का दिल किया कि जुबैर से पूछे अली किधर गया है, मगर इसने खामोश रहना ही खुद की भलाई समझी। कुछ मिनट्स के बाद अली वापस आया तो वो सब लोग प्लेन की जानिब बढ़ने लगे। वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने इन लोगों को देखकर रास्ता दे दिया, क्योंकि वो अच्छे से वाकिफ थे सामने खड़े लोग कौन हैं। जब वो लोग अंदर दाखिल हो गए तो कुछ ही वक्त बाद अस्परा को महसूस हुआ जैसे वो बादलों के साथ खेलने लगी हो। एक पल को इसका दिल उदास भी हुआ अरहम को फ्लाइट में ना देखकर, लेकिन इसी पल पुरसुकून भी हो गया, क्योंकि अभी वो मेंटली तैयार नहीं थी इसका सामना करने के लिए, क्योंकि वो नहीं जानती थी इस बार वो किस हद तक इसे टॉर्चर करेगा। उठ जाओ मैडम। जब फ्लाइट लैंड हुई तो जुबैर ने इसका कंधा थपथपाते हुए कहा, जो खुराक और नींद की कमी की वजह से कब सोई से एहसास ही नहीं हुआ था। एयरपोर्ट से निकलकर अस्परा ने आसमान की जानिब देखा, जहां डार्क बादल आसमान पर छाए हुए थे। इसने सामने देखा जहां अली किसी आदमी से बात करने में मसरूफ था। इन लोगों के पहुंचते ही वो ड्राइविंग सीट संभाल गया। सबके बैठने के बाद अली ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और कुछ ही वक्त बाद इसने गाड़ी अरहम के घर के सामने रोक दी। अस्परा का पूरा वजूद खौफ से लरजने लगा। इन दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा तो वो कपकपाते हाथों के साथ दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल आई और घर की जानिब देखने लगी, जिसमें किसी किस्म की लाइट नहीं जल रही थी। क्या अरहम घर होगा? वो धड़कते दिल के साथ खुद से ही पूछने लगी। इसी वक्त अली ने गाड़ी का दरवाजा खोला और इसके करीब आकर इस घर की चाबी पकड़ाई, जो अस्परा ने शुक्रिया बोलकर पकड़ ली, मगर वो बगैर कुछ कहे पलट गया। अली? अस्परा ने थोड़ा हौसला करके इसे आवाज दी। अली ने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखकर इसकी आंखों में देखा तो इसकी आंखों में अपने लिए इतनी बेगानगी देखकर इसे दुख हुआ, क्योंकि वो इसे हमेशा अच्छे से ट्रीट करता था जैसे जैन करता था।
तुम इस किस्म का रवैया क्यों दिखा रहे हो, जबकि तुम सबसे अच्छे जानते हो मैं इससे दूर भाग जाऊंगी। अस्परा ने चाबी पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए पूछा। हम सबके सब जानते थे तुम भाग जाओगी अस्परा, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे तुम हम सबको ही तोड़कर भाग जाओगी। वो इसकी आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज चबाकर बोला। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अस्परा ने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं किया था, अली ने तंजिया हंसते हुए कहा। तुमने कुछ नहीं किया तो फिर वो क्या था, जब तुमने हम सबके साथ अच्छा बनने का ड्रामा किया, जब वो जानता था तुम इसके साथ खुश नहीं हो, तो फिर तुमने इसे यकीन दिलाना क्यों शुरू कर दिया कि तुम अब इसके साथ रहना चाहती हो, इसके एहसासात के साथ क्यों खेला। वो सुलगते हुए लहजे में पूछने लगा। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही थी, मुझे इसकी कंपनी अच्छी लगने लगी थी। अस्परा ने इसकी जानिब देखते हुए कहा। ओह फॉर गॉड सेक अस्परा, अली ने गुस्से से कहकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? वो कोई खिलौना नहीं है जिसकी कंपनी को तुम इंजॉय किया। वो जलती आंखों से इसकी जानिब देखते हुए बोला। इसने भी शुरू में मुझे खिलौना समझकर ही खेला था, ये मत भूलो तुम। अस्परा अपनी शर्मिंदगी छुपाकर गुस्से से चिल्लाई। लेकिन फिर सब बदल गया, इसने तुम्हें बुरी तरह ट्रीट करना बंद कर दिया, इसने तुम्हें हर्ट करना बंद कर दिया, डैम इट। वो भी चिल्लाया। That does not justify what he did. इसने मुझे किडनैप किया, मेरी फैमिली को 1 साल तक कैद रखा, इसने मेरे फियांसी की टांग तोड़ दी, इसने मेरी जिंदगी में इतनी ज्यादा मुश्किलात पैदा की। अस्परा ने जानबूझकर लफ्ज फियांसी पर जोर दिया। इडियट अस्परा, तुम्हें क्या लगता है वो जिन ममालिक में जाता है वहां जाकर लड़कियां किडनैप करता है ताकि वो इन्हें अपने पास रख सके? मैं नहीं जानता इसने तुम्हें क्यों किडनैप किया, मैं ये भी नहीं जानता इसने तुम में पहली बार देखा क्या, क्या महसूस किया। इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ इसके पास है। रही तुम्हारी फैमिली की बात, और हमने वहां जैन की ड्यूटी लगाई हुई थी जो इनकी हर जरूरत का ख्याल रख रहा था। इन्हें वहां किसी किस्म की किसी चीज की कमी नहीं थी। और जहां तक मुझे पता है जैन ने तुम्हें बता भी दिया था कि तुम्हारी फैमिली जिंदा है और सही सलामत है। और आखिर में तुम्हारा सो कॉल्ड फियांसी, वो तुम्हारा फियांसी नहीं है। और अगर तुम सच में ऐसा समझती हो ना, तो कसम से अस्परा तुम पछताओगी। और हमने इसकी टांग मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ी थी, इसने बस जानबूझकर इसकी टांग तोड़कर इसे व्हीलचेयर पर बैठने पर मजबूर किया ताकि आलिया सब में मुलव्विस हो सके। ये बस आलिया की तवज्जो खींचने के लिए था। वो दुनिया का जाना माना क्रिमिनल है अस्परा, वो जानता है किसको कहां और कितना मारना है। वो क्यों इसके जरिए दानिश की मामा की तवज्जो हासिल करना चाहता था? अस्परा ने नासमझी से पूछा। That's none of your damn business. अंदर जाओ, वो बाहर निकलने की गलती भी मत करना। वो दांत पीसते हुए बोला तो अस्परा इसको देख कर रह गई, क्योंकि इसने इतना रफ और गुस्से में अली को पहले कभी नहीं देखा था। अरहम किधर है? अस्परा ने टॉपिक बदलते हुए पूछा। रास्ते में है, वो दो टोक लहजे में कहकर गाड़ी का वापस से दरवाजा खोलकर इसमें बैठ गया। मुझसे नफरत करने का ड्रामा मत करो अली, और मुझे इस चाबी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस घर का पासवर्ड जानती हूँ। अस्परा ने जब गाड़ी वहां से निकलते हुए देखी तो चीखते हुए बोली, मगर गाड़ी सेकंड्स में इसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। वो लंबा सांस खींचते हुए दरवाजे की जानी बढ़ी और चाबी की बजाय पासवर्ड लगाने लगी, जिस पर दरवाजा खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गई। इसने लाइट्स जलाई तो घर को बिल्कुल वैसा देखा जैसा वो छोड़कर गई थी। इस दिल ने एक बीट मिस की, हर चीज अपनी मखसूस जगह पर खूबसूरत लग रही थी। वो जल्दी से अपने कमरे में गई और अपने वार्डरोब से कपड़े लेकर शावर लेने चल पड़ी। फ्रेश होने के बाद वो किचन में चली गई। मेरे बात लगता है जनाब ने घर से खाना नहीं खाया। अस्परा वहां सिर्फ फ्रूट्स ही देखकर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। अस्परा कुछ फ्रूट्स टोकरी में लेकर लिविंग एरिया की जानिब बढ़ गई और वहां नेटफ्लिक्स पर मूवी लगाकर काउच पर बैठकर देखने लगी। जब इसे नींद आने लगी तो इसने क्लॉक की जानिब देखा जो 1 बजा रहा था। इसने वॉल्यूम तेज कर दिया था कि जब अरहम आए तो वो इसे जागता हुआ पाए। वो उठकर मुंह वॉश करती रही ताकि नींद ना आए, मगर जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए वो सो गई। वार्म बाजुओं के एहसार ने इसे नींद से जगाया।
اس نے محسوس کیا جیسے کسی کا ہاتھ اس کی گردن پر اور دوسرا ٹانگوں پر ہے۔ اسرا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول دی تو اس کی نظر ارحم کے خوبصورت چہرے سے ٹکرائی جو اسے باہوں میں اٹھائے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک اسرا کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے سوچنے لگی، کیا یہ جانتا ہے میں جاگ گئی؟ اس کا دل اس خیال سے ہی خوف سے دھڑکنے لگا، اب نہ جانے کیا ہوگا جب میں فائنلی اس کے پاس اس کے حصار میں ہوں۔ اسپرا کا دل چاہا وہ اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کرے، مگر وہ ڈر سے دور ہی رہی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی اس وقت وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ ارحم نے دروازہ دھکیلا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بیڈ کے قریب جا کر جیسے ہی وہ اسے لٹانے کے لیے نیچے جھکا، اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ اسے نہ پتا چلے کہ وہ جاگ رہی ہے۔ ارحم نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا کر کہکا لگایا، جس پر اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکا اور خواہش ہوئی کہ وہ آنکھیں کھول کر اس کی مسکراہٹ دیکھ سکے، مگر اس نے نہیں کھولی۔ ارحم نے اسپرا کے بال گردن سے ہٹایا اور وہاں اپنا چہرہ چھپا کر اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی، پھر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے جس پر اسپرا کا پورا وجود کپکپایا۔ اس کے لمس میں اتنے جذبات تھے کہ اسپرا کا دل پاگلوں کی طرح دھڑکنے لگا۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، وہ اس کے گال پر اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلاتا ہوا بولا۔ ڈیم ہز وائس، کتنی جان لیوا اس کی آواز ہے۔ وہ دل میں بڑبڑا کر دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولنے لگی جو ڈارک پیچ بلیک آنکھوں سے ٹکرائی۔ کافی منٹس تک وہ مسلسل ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے جیسے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی روح تک رسائی حاصل کرنا چاہ رہے ہوں۔ I missed you، ارحم کے الفاظ پر اسما نے اس کے لبوں کی جانب دیکھا اور پھر واپس اس کی آنکھوں میں دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ ارحم اس کے ماتھے کو چوم کر ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر اس کی جانب کروٹ کر کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جیسے اس نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھایا، اسپرا کو لگا وہ اسے مارنے لگا ہے، اس لیے جلدی سے وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں خوف سے چھپا گئی۔ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانے لگا ٹسفورو، I just want to kiss you، ارحم نے نرمی سے کہا تو اسپرا کے دل کی ایک بیٹ مس کی اور اس نے اپنے ہاتھ چہرے سے ہٹا دیے۔ ارحم نے اس کو تھوڑی سے پکڑ کر قریب کیا اور اس کے لبوں پر جھک کر وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اسپرا نے خود کو سہارا دینے کے لیے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کر کے خود کے مزید قریب کیا۔ ارحم کے لمس میں نرمی تھی جبکہ اسپرا کے لمس میں شدت تھی۔ جب اس نے سانس لینا مشکل ہونے لگا تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور ہوئی اور اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ Guess you miss me more، ارحم اپنے لب سے خون صاف کر کے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جو بلش کرتی یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی۔ کچھ کہو اسپرا، میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں، ارحم نے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم مجھے خود لینے آؤ گے، اس نے بے ترتیب ہوتی سانسوں سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، جس پر ارحم مسکرانے لگا تو وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ He has precious smile، really beautiful، وہ اس کا چہرہ دیکھ کر دل ہی دل میں بولنے لگی۔ میں آنا چاہتا تھا میکارا، مجھ پر یقین کرو میں سچ میں آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کچھ ضروری کام پڑ گیا اس وجہ سے نہیں آ پایا۔ اس کے بعد پر اسپرا کے دل کو کچھ ہوا اور آنکھیں نیچے جھک گئیں یہ سوچ کر کہ اس سے زیادہ بھی کچھ ضروری ہے۔ ارحم نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کا ماتھا چوم کر اس کے برابر لیٹ گیا اور سیلنگ کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم مجھ پر غصہ نہیں ہو؟ اسپرا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ہوں، میرے وجود کا ایک ایک حصہ تمہیں سزا دینا چاہتا ہے، تمہیں تکلیف پہنچا کر وہ اس قدر تڑپانا چاہتا ہے کہ تم رو، گڑگڑاؤ، چیخو اور چلاؤ، تمہارے وجود پر اس قدر گہرے زخم چھوڑنا چاہتا ہے کہ تم کبھی چل نہ سکو اور اس گھر میں قید رہو۔ ارحم نے کہہ کر کروٹ بدل کر اس کی طرف دیکھا جو منہ کھولے خوف اور پتھرائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بالکل ایسے ہی میں نے تم سے توقع کی تھی، وہ نظریں جھکا کر دھیرے سے بولی، جس پر ارحم نے کہکا لگایا۔ اور اسی پل میرے وجود کا دوسرا حصہ چاہتا ہے، ارحم نے اتنا کہہ کر لمبا سانس کھینچا۔ دوسرا حصہ چاہتا ہے کہ اسپرا نے امید سے اس کے الفاظ دہرائے۔ دوسرا بڑا حصہ چاہتا ہے کہ تمہیں سینے میں چھپا کر رکھوں، تم پر کبھی کوئی آنچ نہ آنے دوں، تمہارا ہاتھ ہر پل اپنے ہاتھ میں قید رکھوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کے الفاظ پر اسپرا کے دل میں سکون کی لہر دوڑی اور دل خوشی سے اچھلنے لگا۔
وہ بغیر پلکے جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو اسی کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ تبھی ان دونوں کی توجہ ارحم کے بجتے ہوئے موبائل نے کھینچی۔ وہ پاکٹ سے سیل نکال کر کال سننے لگا جبکہ وہ بیٹھ کر اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ارحم کی باتوں کو حفظ کرنے لگی کیونکہ اس نے ارحم سے ایسے رویے کی توقع بالکل نہیں کی تھی۔ ہو سکتا ہے ارحم مجھے مختلف طریقے سے تباہ کرنا چاہتا ہو جیسے میں نے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں تو اتنا اپناپن اور سنجیدگی جھلک رہی تھی، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ وہ سینے پر وار کرنے والوں میں سے ہے، ڈبل گیم وہ نہیں کھیلتا۔ اسپرا دل ہی دل میں بڑبڑانے لگی۔ ارحم نے کال بند کی تو اسپرا کو کمر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا جس سے اس کی پشت اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس نے اسے بیک ہگ کر کے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر لیے۔ سو جاؤ ٹسورو، کل والا دن بہت لمبا ہونے والا ہے، وہ اس کی گردن پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے بولا جبکہ اسپرا کھوئی کھوئی نظروں سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت میں دیکھنے لگی۔ جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا بیڈ کی دوسری جانب خالی اور کولڈ ہے۔ اسے لگا شاید ارحم واش روم میں ہو، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ اچھے سے فریش ہو کر نیچے چلی گئی جہاں اسے ناک سے لذیذ کھانے کی خوشبو ٹکرائی۔ لگتا ہے ارحم نے واپس سے ملازمہ ہائر کر لی ہے کوکنگ کے لیے۔ وہ خود سے ہی بڑبڑاتی کچن میں داخل ہوئی تو سامنے ارحم کو شرٹ لیس کوکنگ کرتے دیکھ کر اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لب مسکرانے لگے، یہ سوچ کر کہ لاسٹ ٹائم اس نے چکن اور انڈے فرائی کیے تھے، اس دفعہ کیا بنا رہا ہوگا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر سوچنے لگی۔ اسپرا کا دل چاہا وہ آگے بڑھ کر اس کے گرد اپنی باہوں کا احسار باندھ کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلائے، مگر وہ وہیں کھڑی رہی اور لب چباتے ہوئے اسے کھانا بناتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تبھی کچھ پکڑنے کے لیے مڑا تو اس کی نظر اسپرا سے ٹکرائی۔ اسے وہ بالکل فریش اور ڈیولشلی ہینڈسم لگا۔ کوئی اس قدر پیارا کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو حفظ کرتے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کیا اتنا مشکل لگ رہا ہے مجھ سے آنکھیں ہٹانا؟ ارحم نے مذائقہ خیز مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے پوچھا۔ خوش فہمیاں لا علاج ہیں جناب، وہ آگے بڑھ کر شیلف پر بیٹھتے ہوئے بولی جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ وٹ ایور میک یو ہیلپ ٹو سلیپ، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ آئی ہیٹ یو، وہ بلش کرتی اس کے بازو پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم بلش کرتی ہو، تمہارے گال اور گردن پنکش ہو جاتے ہیں، وہ اس کے گردن پر انگلی چلاتے ہوئے بولا تو اسپرا نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مار کر اس کا ہاتھ اپنی گردن سے پیچھے کیا جس پر وہ ہنسنے لگا اور چکن فرائی کرنے لگ گیا۔ تو پھر کیا بنا رہے ہو تم؟ صرف چکن فرائی؟ اسپرا نے فرائی پین کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کچھ بریڈ اور دودھ لایا ہوں، ارحم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ فریج خالی تھی لاسٹ نائٹ صرف فروٹس سے اور کچھ بھی نہیں، اب فل ہے، ہر ضرورت کی چیز موجود ہے وہاں، وہ دوسری جانب مڑ کر کیبنٹ سے مگ نکالتا ہوا بولا۔ پہلے خالی کیوں تھی؟ کیا تم ہر وقت باہر سے کھانا کھاتے تھے؟ تم کہہ سکتی ہو، وہ کہہ کر ہاٹ کافی مگ میں انڈیلنے لگا۔ میں تمہارے غصے کو جانتی ہوں، مجھے لگا جب میں واپس جاؤں گی تو گھر کی ہر چیز ٹوٹی پھوٹی ہوگی، لیکن یہاں تو سب ویسے ہی تھا جیسا میں چھوڑ کر گئی تھی، کسی بھی چیز میں ذرا تبدیلی نہیں آئی، اسما نے نرمی سے کہا جس پر ارحم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ کافی کا مگ اس کی جانب بڑھایا اور اس نے اسے تھام لیا اور ایک گھونٹ بھرا۔ اسے امید نہیں تھی وہ اتنی زبردست کافی بنا سکتا ہے۔ ارحم نے اس میں کچھ کریم بھی ڈالی اور وہ مزے سے پینے لگی، ساتھ جواب کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ پین اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا تو وہ بھی جلدی سے شیلف سے اتری اور 2 پلیٹس اور فورک لے کر اس کے پیچھے بھاگی جو ٹیبل پر جوس، ٹوسٹ اور فرائی انڈے رکھ رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر کافی پیتے ہوئے اسے دیکھنے لگی جو کام کرتے ہوئے اس قدر کیوٹ لگ رہا تھا۔ مجھ سے پہلے اٹھنا، میرے لیے کافی اور ناشتہ بنانا، یہ تو ارحم نہیں تھا، یا اللہ یہ کیا ہے اب؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی جو ناشتہ اس کی پلیٹ میں سرو کرنے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے تم نے کل رات کوئی بہت پیارا خواب دیکھا تھا۔ ارحم کی اتنی نرمی اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے لب کاٹتے ہوئے اس سے کہنے لگی جس پر ارحم نے آئیبرو جھکا کر اس کی جانب دیکھا۔ تم نے ایسا کیوں کہا ہے؟ اس نے گلاس میں جوس ڈالنے کے بعد اسپرا کی قریب رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تمہیں پہلے کبھی ناشتہ بناتے ہوئے نہیں دیکھا، اسپرا نے نروس ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا مجھے کوکنگ آتی ہے، وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔
اور تم نے ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا کہ گھر کیسے بالکل پہلے جیسا ہے؟ اسما نے ٹوسٹ کا بائٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ اس میں بتانے والا کیا ہے؟ میں نے چیزیں توڑ کر تمہاری آرٹ خراب نہیں کی، اس وجہ سے تم پریشان ہو۔ بات پریشان ہونے کی نہیں ہے، میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جو جوس پی رہا تھا۔ جب سے تم گئی تھی میں اس گھر میں نہیں آیا تھا، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ٹیبل سے اٹھتا ہوا بولا تو وہ بھی برتن اٹھا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جب برتن واش کر کے وہ فارغ ہوئی تو لیونگ ایریا میں آ گئی جہاں آرام کاؤچ پر بیٹھا ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور رپورٹر کو دیکھنے لگی جو انتہائی شارٹ ڈریس میں موسم کے بارے میں نیوز دے رہی تھی۔ ارحم کو اس رپورٹر کی جانب دیکھتا پا کر وہ اس کے گرد بازو باندھ کر سینے پر سر رکھ کر نیوز سننے لگی۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ ارحم نے اس کے گرد اپنی گرفت سخت کی ہو، جس پر اس کے لب مسکرانے لگے۔ کیا تم آج اپنے ورک پر نہیں جاؤ گے؟ اسما نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ سکون سے بولا۔ تو مطلب تم سارا دن یہیں رہو گے؟ اسما نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں سارا دن تمہارے ساتھ رہوں گا، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا جس پر اس کے دل کی ایک بیٹ مس کی۔ کیا ہم دونوں باہر چلیں؟ اسما نے امید سے پوچھا۔ کہاں جانا ہے؟ جہاں بھی تم لے چلو، وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں تو پھر چاہ رہا ہوں تمہیں بیڈ روم میں لے کر جاؤں، وہ ٹی وی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جس پر اسپرا کے دل تیزی سے دھڑکا اور وہ اس کے سینے پر پنچ مارتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ اچھا ادھر آؤ، یہ تو بتاؤ میرے بغیر 10 دن کیا کیا؟ جس پر اسپرا اسے گھور کر رہ گئی کیونکہ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے وہ کوئی سیر سپاٹے پر گئی ہوئی تھی۔ مجھے ایسے مت دیکھو اور میرے سوال کا جواب دو، وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ ارحم تم بہت ٹف ہو، تمہیں سمجھنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اسپرا غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی کیونکہ اس کا رویہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چلو اس میں کیا ہے؟ میری بیوی میرے پاس 10 دن نہیں تھی، میرے پاس پورا حق ہے جاننے کا اس نے میرے بغیر وقت کیسے گزارا، اس نے کہا تو اسپرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ You are impossible. I have never ever met a blooper person like you. اب ارحم کی نرمی سے ٹارچر کرنے لگی تھی، اسی لیے جو منہ میں آیا بولنے لگی، جبکہ ارحم لمبا سانس کھینچ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ دیکھو اسپرا، میں خوش ہوں تم واپس آ گئی ہو، کہ اسے مزید میرے لیے مشکل مت بناؤ جب یہ پہلے ہی میرے لیے بہت ہے۔ اس کی بات پر اسپرا کاؤچ سے اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب چل پڑی۔ وہ خوش تھی، ارحم نے اسے ہرٹ نہیں کیا تھا جس کی اسے امید نہیں تھی، لیکن ارحم کے رویے نے یہ نئی تبدیلی اسے ٹارچر کرنے لگی تھی، جیسے صبح جلدی اٹھ جانا، اس کے لیے ناشتہ بنانا، پھر ایسے بات کرنا جیسے دونوں بہت خوشباش کپل ہوں۔ یا اللہ پلیز مدد کرو میری۔ ارحم ایسا نہیں ہے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، ہر چیز کو اتنی نرمی سے ہینڈل کر لینے والا۔ وہ خود سے ہی بڑبڑانے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، ہم باہر چلتے ہیں۔ اور ہم نے اس کے پیچھے آ کر اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تم جیسے ایڈیٹ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی ہوں، وہ اس سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے چلائی۔ اسپرا مجھے صبح صبح غصہ مت دلاؤ، جب کہہ رہا ہوں تیار ہو جاؤ تو مطلب جا کر ہو جاؤ، وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتا ہوا بولا۔ جاؤ، نہیں ہو رہی تیار، جو کرنا ہے کر لو، وہ سکون سے بولی۔ کیا چاہتی ہو خود کپڑے بدل دوں؟ وہ اس کے بال آہستہ سے چھوڑ کر اسے گھورنے لگا جس پر وہ دانت پیس کر اپنے وارڈروب سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی، جبکہ وہ بھی اپنے کپڑے لے کر دوسرے روم کے واش روم میں چلا گیا۔ یہ مجھے یہاں گھمانے لایا ہے اور کیا کہہ رہا تھا میرے ساتھ رہنا، جبکہ تمہارے الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے ایک ہی چھت کے نیچے لیکن مختلف جگہوں پر۔ وہ غصے سے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہنے لگی کیونکہ ارحم اسے اپنے ساتھ کسینو لے آیا تھا، لیکن یہاں کر اب اس کا نام و نشان بھی اسے نہیں مل رہا تھا۔ اسپرا حیرت سے کسینو میں لوگوں کا رش دیکھنے لگی، اس کا خیال تھا یہ صرف رات میں ہی کھلتا ہے، مگر اتنے لوگوں کو دیکھ کر اسے گھبراہٹ ہونے لگی تو وہ ایک کولڈ ڈرنک کا گلاس پکڑ کر باہر فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ اس نے واپس پلٹ کے اس ہجوم میں کوئی جانا پہچانا چہرہ ڈھونڈنا چاہا، جیسے کہ زین، علی، احمد، تمیمہ، شیزا اور زبیر، مگر اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میم، رومیرو کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ رومیرو کیسے ہو؟
असफरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक हूँ, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई, वो मुस्कुराते हुए बोला। वाह, तुम्हें मुस्कुराना भी आता है? असफरा ने तंग करते हुए कहा, क्योंकि जहां तक इसे याद था वो एक रोबोट कार्ड था। वो हमारी पहली मुलाकात थी और मैं अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहता था, इसने कहकर अपने हाथ जेब में डाले, जिस पर असफरा ने तंजिया मुस्कुराहट की जानिब उछाली। वैसे आप जैसी प्यारी लड़की यहाँ बिल्कुल अकेली क्या कर रही है? अरहम ने कहा था वो जल्दी वापस आ जाएगा, मगर वो अभी तक नहीं आया। ये कहते ही इसके माथे पर बल पड़े, क्योंकि वो सच में अभी तक वापस नहीं आया था। रोमेरो वहां खड़ा होकर खामोशी से यहाँ वहां लोगों को देखने लगा। तभी इसके पास एक गार्ड आया, इसे कुछ बोलकर वहां से चला गया, जबकि असरा समझने से कासी रही वो क्या कहकर गया है, क्योंकि इसने इटालियन में कुछ बोला था। मैम, मुझे लग रहा है आप यहाँ बोर हो रही हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे कुछ काम है, आप भी मेरे साथ चलें, मैं आपको कुछ दिलचस्प चीजें दिखाता हूँ। रोमेरो का कहने पर अस्प्रा उठ खड़ी हुई, क्योंकि वो इसे पहले भी सारा कैसीनो एक दफा दिखा चुका था। ठीक है, अस्प्रा ने कहा तो वो दोनों आगे की जानिब चलने लगे। वैसे आज का कैसीनो सुबह से क्यों खुला हुआ है? अस्प्रा ने करीब से जब वेटर गुजरी तो इसने ग्लास ट्रे में रखते हुए पूछा। आई गॉट सम स्पेसिफिक ऑर्डर्स, इसने नरमी से कहा। जब वो लोग एक कमरे से गुजरने लगे तो अस्प्रा इर्द गिर्द देखने लगी, शायद अरहम कहीं दिख जाए, मगर वो कमरा रात का मंजर जाहिर कर रहा था, जहां मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां जगमग कर रही थी और नौजवान लड़के गेम्स खेलने में मसरूफ थे। वहां से निकलने के बाद वो एक प्राइवेट एरिया में दाखिल हो गए, जहां बहुत सारे सेक्शन थे। एक सेक्शन के करीब से गुजरते हुए अस्प्रा की नजर अंदर की जानिब गई, जहां लड़कियां डांस कर रही थी, जबकि लड़के काउचेस पर बैठे एंजॉय कर रहे थे। अस्तगफार, वो जेरे लब बड़बड़ाई और साथ अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि इसने आगे पर्दा लगा हुआ था। इसने फौरी वहां से अपनी आंखें हटाई और आखिरी सेशन की जानिब देखने लगी, जिसने इसकी तवज्जो भरपूर खींची थी। जहां जैन बात करने में मसरूफ था, जब इसने अपने वजूद पर किसी की आंखों की तपिश महसूस की तो इसकी जानिब देखने लगा। इसके देखने के बाद अस्प्रा ने स्माइल पास की, मगर वो इग्नोर करता वापस से अपने काम में मसरूफ हो गया, जिसकी वजह से इसके चेहरे की भी मुस्कुराहट सिकुड़ी। वो छोटे छोटे कदम बढ़ाती आगे चलने लगी, जहां एक एक करके सबकी नजर इसकी जानिब उठी। अली, अहमद, शिजा, जुबैर, अरसल, तमीमा, वो सबसे आखिर में खड़ा हम। वो सबके सब अस्प्रा की जानिब खाली नजरों से देखने लगे। इससे पहले अस्प्रा पलके झपकती अहमद जो के किनारे पर खड़ा था, इसने पर्दा नीचे गिरा दिया। अस्प्रा के कदम मायूसी और शर्मिंदगी की वजह से थमे। इसे लगा जैसे वो इन सब के लिए कोई बेकार खिलौना हो, जिन नजरों से वो इसे सब देख रहे थे। अरहम जब जानता था वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है तो मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गया? ऐसा तो कुछ अलग नहीं कर रहा था। वो कोई बड़ा प्लान कर रहे हो और मैं वहां मौजूद नहीं हो सकती, जबकि इन लोगों ने काफी बड़े बड़े मामलात में मेरी मौजूदगी में बात की हुई है। फिर अब क्या मसला है? मैम, आप ठीक हैं? रोमेरो ने पलटकर कहते हुए पूछा, तो वो ख्यालों की दुनिया से होश में आई। जी मैं ठीक हूँ, अस्प्रा ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाकर कहा और इसके साथ आगे बढ़ गई। मुझे यकीन ही नहीं कर सकती कि जो अभी अहमद ने किया, जो अरहम ने मेरे साथ किया, और जिन नजरों से वो सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे मैं वहां कोई इनका अनचाहा मेहमान हूं। अस्प्रा खुद से ही बड़बड़ाने लगी। क्या 10 दिन में लोग बदल जाते हैं? मैं भी क्या सोच रही हूँ, लोग पल में बदल जाते हैं, और ये तो फिर 10 दिन है। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए सोचकर रोमेरो के पीछे पीछे चलने लगी, जो इसे एक वसी गिराज की जानिब ले जाने लगा। गिराज के बाहर बहुत सी वैरायटीज की गाड़ियां खड़ी थी, जिन्हें देखकर अस्प्रा का मूड फ्रेश हो गया। ओ माय गॉड, अस्प्रा ने खुश होते हुए कहा। इनमें से कुछ गाड़ियों की पहचान वो कर पाई और कुछ की नहीं। इसे लगा जैसे इन्हें देखकर इसका ख्वाब पूरा हो गया, क्योंकि वो गाड़ियों की बहुत बड़ी फैन थी। इनमें से ज्यादातर रेस के लिए हैं। हमारा जो अंडरग्राउंड रेस क्लब है, वहां सिर्फ पैसे और गाड़ियां जीतने पर जुआ लगता है, और ये सब की सब इम्पोर्टेंट है। गिराज में दाखिल होते हुए रोमेरो ने इसे बताया। ओह माय गॉड, प्लीज मुझे बताओ, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? अस्प्रा ने इतनी जबरदस्त गाड़ियां गिराज में देखी तो बेयकीनी से कहने लगी। नहीं, आप नहीं देख रही, वो मुस्कुराते हुए बोला। वाओ, दिस इज अमेजिंग। अस्प्रा ने सराहती नजरों से गिराज की जानिब देखते हुए कहा, जो रेक्टेंगुलर शक्ल में था, जिसके अतराफ में गाड़ियां मौजूद थीं और वहां स्टाफ अपना काम करने में मसरूफ था। गाइस, तुम लोग यहाँ रेस क्लब चला रहे हो या कसीनो? दोनों ही, वो नरमी से बोला।
اسرا اپنا سر یہاں وہاں گھما کر ہر گاڑی اپنے ذہن میں حفظ کرنے لگی جہاں کچھ جپسی کی کھڑی تھی۔ رومیرو کسی گارڈ سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا تو وہ آگے بڑھ کر مزید کراچ کا معائنہ کرنے لگی۔ اس کا دل کیا وہ ہر گاڑی پر بیٹھ کر گھومے۔ وہاں اس نے کچھ 1970 کی بھی گاڑیاں دیکھی جو اب کی گاڑیوں کو مات دے رہی تھی۔ اگر دانش یہاں موجود ہوتا تو وہ قسم سے پاگل ہو جاتا۔ اسپرا مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں بڑبڑائی کیونکہ گاڑیوں کا پاگل پن اس نے اسی سے حاصل کیا تھا۔ اسپرا کے قدم سامنے کھڑی گاڑی کے سامنے ٹھہرے۔ وہ بغیر پلک جھپکے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ خوبصورت ہے نا؟ رومیرو نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا۔ خوبصورت لفظ بھی کافی نہیں ہے اس کے لیے۔ اسپرا کے لفظ پر رومیرو نے کہکا لگایا۔ تبھی اس کا سیل بجا تو وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا۔ چلیں اب ہمیں چلنا ہے، اس نے واپس آ کر اسپرا سے کہا۔ کیا ابھی ارم کی کال آئی تھی تمہیں؟ اسپرا نے پوچھا۔ جی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا اسے کیسے پتا چلا میں تمہارے ساتھ ہوں؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے سر نے کہا تھا آپ کے ساتھ رہوں تاکہ آپ ان کی تلاش میں یہاں وہاں نہ پھرتی رہو۔ رومیرو کے کہہ کر گردن پر ہاتھ پھیرتا نیچے فرش کی جانب دیکھنے لگا۔ اسپرا جو اس پل کچھ پہلے خوش تھی اب اس کی مسکراہٹ بالکل سمٹ چکی تھی۔ For so long you are babysitting me because of him؟ اسپرا غصے سے چلائی۔ اسے اپنا آپ سچ میں ہی کھلونا لگا۔ میم ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں، وہ سر بس تھوڑا مصروف تھے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اگر وہ مصروف تھا تو اسے مجھ سے نہیں بولنا چاہیے تھا کہ وہ آج سارا دن میرے ساتھ گزارے گا، اسپرا سلگتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، جس پر رومیرو نے لمبا سانس کھینچا اور پھر اس کی مسکراہٹ اور ہچکچاہٹ سنجیدگی میں بدل گئی۔ میں نے صرف وہ کیا ہے جو مجھے کرنے کا بولا گیا، باقی ارحم سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چلیں۔ وہ یہ کہہ کر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اسپرا اپنی مایوسی پیچھے دھکیل کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جلد ہی وہ لوگ انٹرنس پر پہنچ گئے جہاں ارحم اکیلا کھڑا تھا، جبکہ اسپرا کی نظر اس کے پیچھے گئی جہاں اس کے دوست اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل رہے تھے۔ اسپرا بغیر اس کی طرف دیکھے اس کے ساتھ گاڑی کی جانب بڑھنے لگی۔ جب وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے تو کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن ارحم کی لاپرواہ اس کے دل کو چوٹ پہنچا رہی تھی، مگر وہ بھی خود پر قابو رکھتی باہر دیکھتی رہی۔ اگلے کچھ دن ارحم اپنے گھر کا سامان کسینو میں شفٹ کرتا رہا، جس کی وجہ سے اسپرا کے زیادہ تر دن کسینو میں ہی گزرتے۔ وہ اسے بہت کم دیکھ پاتی کیونکہ وہ دیر رات آتا اور جب تک وہ اٹھتی وہ جا چکا ہوتا۔ دیر رات آنے کا بھی اسے اس لیے پتا چل جاتا کیونکہ وہ اس کے گرد حصار باندھ کر سوتا تھا۔ اسپرا نے ایک دن اسے پوچھا کہ وہ لوگ گھر کیوں نہیں رہ رہے تو اس نے بتایا کہ پولیس نے نئی اسٹریٹجی بنائی ہے انہیں پکڑنے کے لیے۔ پہلے وہ ارحم کا سارا بزنس تباہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اسے، اسی لیے آج کل کسینو زیادہ محفوظ جگہ ہے۔ آج نیچے کا کسینو میں پارٹی تھی۔ جیسے اس نے کمرے کی کھڑکی کھولی تو وہاں سے آتا لاؤڈ میوزک کا شور اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ اس پارٹی کے لیے ارحم نے اسے اپنے ساتھ انوائٹ کیا تھا مگر اس نے اس کی آفر ٹھکرا دی تھی۔ جب اسپرا بیڈ پر لیٹ کر فانوس کو دیکھنے لگی تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تو اس کا دل خوف سے اور تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر سامنے ارحم کو دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی جو شراب کے زیر اثر مشکل سے ہی چل پا رہا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتر کے اس کی طرف بڑھی اور اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر کے بیڈ کے قریب لائی۔ وہ نہیں سمجھتی، مجھے پاگل پن ہے اس کا، چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اسپرا جب اس سے بیڈ پر بٹھانے لگی تو ارحم کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے جو مشکل سے ہی بول پا رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس کے شوز اتارنے لگی تبھی ارحم کی وومٹ کر دی۔ او خدایا، ارحم جب سنبھالی نہیں جاتی تو پیتے کیوں ہو؟ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے خود سے ہی بڑبڑانے لگی۔ تمہیں پتا ہے تم اتنی پیاری ہو، وہ اس کے بالوں کی ایک لٹ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولا، اور تمہیں پتا ہے تم بہت برے ہو، ایسی حالت میں کون گھر آتا ہے؟ وہ اس کی شرٹ اتار کر زبردستی واش روم کی جانب لے جانے لگی کیونکہ ارحم کا پورا وجود ہی الکحل میں نہایا ہوا لگ رہا تھا اور کچھ اس نے وامٹ کی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں لیکن تم تو اچھی ہو نا، پیار سے رہو میرے ساتھ، میں یہ ساری دنیا تمہارے قدموں میں بچھا دوں گا۔
वो बच्चों की तरह बोला तो अस्प्रा नम आंखों से इसकी जानिब देखने लगी। मगर जल्दी वो खुद को कंपोज करके इसने बेसन की नल खोली और इसका चेहरा वॉश करने लगी, मगर वो आंखें बंद ही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से साबुन इसकी आंखों में चला गया और वो छोटे बच्चों की तरह अपना चेहरा अस्प्रा की गर्दन में छुपाकर चिल्लाने लगा। इसने मुश्किल से इसका चेहरा आगे किया और फिर इसे अच्छे से वॉश किया। इसका चेहरा वॉश करने के बाद अस्प्रा ने इसे सहारा देकर ब्रश को पेस्ट लगाकर इसके मुंह की जानिब ब्रश बढ़ाया तो वो मुंह खोलकर सारी पेस्ट खा गया, जिसे वो कोई चॉकलेट हो। अरहम, मुंह खोलो, और ये पेस्ट है, चॉकलेट नहीं, खबरदार जो तुमने इसे खाया। अस्प्रा ने दोबारा से पेस्ट लगाकर इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा और वो फिर बहुत मुश्किल से इसे ब्रश करवाने लगी। ब्रश करवाने के बाद इसने इसे खींचकर शावर के नीचे खड़ा किया, शायद पानी सर पर गिरने से इसे होश आ जाए, मगर जैसे ही अरहम पर पानी गिरा तो वो इससे बचने के लिए इसकी जानिब मुड़ा, जिसकी वजह से अस्प्रा ने अपना बैलेंस खोकर फर्श को चूमा और वो भी अपना बैलेंस खोता इसके ऊपर आ गिरा। या अल्लाह, प्लीज मेरी मदद करो, अरहम पीछे हो प्लीज। अस्प्रा इसे खुद से परे धकेलते हुए धड़कते दिल के साथ बोलने लगी। नो, इट्स कंफर्टी बेबी। इसके अल्फाज पर वो इसे घूर कर रह गई, फिर जबरदस्ती खुद से पीछे करके वो उठी और इसका बाजू पकड़ के इसे भी उठाया और वो बाहर लाकर बेड पर बिठाया। बेड पर बिठाकर वो इसके बाल खुश्क करने लगी। फिर इसने रूम की लाइट ऑफ करके अपनी धड़कनों पर काबू पाकर इसके कपड़े बदले। कपड़े बदलकर इसने लाइट जलाई। अभी वो फ्रेश से इसकी वॉमिटिंग साफ करने के बाद इसे रफ कपड़े वॉशरूम में रखकर आकर फारिग ही हुई थी और अब खुद शावर ले सके। मगर अरहम के वापिस से वॉमिट करने पर वो सदमे से इसकी जानिब देखने लगी, जो मजे से हंस रहा था। वो ना में सर हिलाती कबर्ड से नई शर्ट निकाल कर लाई और वो इसकी शर्ट उतार कर नई वाली इसे पहनाने लगी। सुबह होने दो, मैं तुम्हें बताऊंगी। आइंदा तुमने अगर अल्कोहल का हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हारी जान निकाल कर रख दूंगी। वो इसको बेड पर लिटाकर खुद से ही बड़बड़ाई, साथ इसकी जानिब देखने लगी, जो अब सो चुका था। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में गई और शावर लेकर फ्रेश होकर बाहर निकली। इसने अपने बाल खुश किए, फिर ब्रश करने के बाद वो इसके सीने पर सर रखकर सुकून से सो गई। जब वो उठी तो इसे उम्मीद थी शायद आज वो यहीं हो, मगर इसे अपने बराबर ना पाकर इसे मायूसी हुई। साथ कमरे का जायजा लेने लगी, जो बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे रात को यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। वो लंबा सांस खींचकर उठ गई। तभी दरवाजे पर बेल हुई तो इसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया, जहां रूम सर्विस लड़का खड़ा था। जी? अस्प्रा ने इसे सवालिया नजरों से देखा, मगर वो इससे पेपर पकड़ाकर वापस ली के लिए मुड़ गया। वो इसे पीछे से पुकारने लगी, मगर वो अनसुना करता हुआ गायब हो गया। अस्प्रा ने हैरत से दरवाजा बंद करके पेपर खोला और इस पर लिखी सतर पढ़ने लगी। मुझसे शाम 7 बजे पार्किंग लॉट में मिलो, स्नान। अस्प्रा का दिल खौफ और हैरत की वजह से तेजी से धड़कने लगा और इसके जहन में बहुत से सवाल गर्दिश करने लगे, जैसे कि वो कैसे अंदर आया, क्या वो ये जगह जलाने वाला है, अब इसका मकसद क्या है। साथ ही इसकी नजर क्लॉक पर पड़ी, जो 6:30 बजा रही थी। मैं कैसे यहां से बाहर निकल सकती हूँ? अगर निकली भी तो आगे ही रोमेरो होगा मेरे बॉडीगार्ड के तौर पर। मैं इससे कैसे बचकर स्नान के पास जा सकूंगी? आखिर ये ऑफिसर सोच क्या रहा है? मुझसे कैसे तवक्को कर सकता है मैं वहां पहुंच जाऊंगी? और सबसे बढ़कर अगर वो ऑफिसर ही नहीं हुआ तो फिर? वो लब चबाते हुए कमरे से यहाँ वहां टहलते हुए सोचने लगी। इसने हुड्डी पहनी और दरवाजा बंद करके कमरे से निकल गई, क्योंकि तजस्सुस की हमेशा जीत होती है और वो इसकी के हाथों मजबूर होकर ऑफिसर सनान से मिलने जा रही थी। वो जैसे ही कसीनो में दाखिल हुई तो रोमेरो ने अपने कदम इसकी जानी बढ़ा दिए। इसे अपनी जानी बाता देखकर वो सोचने लगी कि वो ऐसा क्या करे कि रोमेरो यहाँ से कुछ देर के लिए गायब हो जाए। क्या कोई प्रॉब्लम है? आपको किसी चीज की जरूरत है? वो जैसे ही करीब पहुंचा फौरी से पूछने लगा। अरहम किधर है? इसके जहन में जो पहला सवाल आया वही पूछने लगी। खैर, सर काम कर रहे हैं, वो मशकूक लहजे में बोला। कैसीनो में ही? गैराज में है। अगर आप मिलना चाहती हैं तो मैं आपको अभी। नहीं, कोई बात नहीं, एक्चुअली मुझे कमरे में घुटन हो रही थी तो मैं फ्रेश हवा लेने बाहर आ गई। मैं फाउंटेन के पास जा रही हूँ, अगर हो सके तो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर वहीं आ जाओ। मेरा कुछ ठंडा पीने का मूड है।
वो इसकी बात काटते हुए बोली, ओके मैं ले आता हूँ। जब वो कहकर बाहर की जानिब बढ़ गया तो अस्परा ने आखिरी दफा इसे देखने के बाद अपने कदम कैसीनो से बाहर निकाल लिए, जहां हजूम कम था और गार्ड भी कॉर्नर में खड़े हुए थे। इसने हुड पहना और पार्किंग एरिया की जानिब चलने लगी। वहां काफी गाड़ियां देखकर इसे घुटन होने लगी, क्योंकि इधर किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। वो सर से हुड उतार के ऑफिसर को ढूंढने लगी। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। अपने पीछे जानी पहचानी आवाज सुनकर वो पलटकर सामने खड़े ऑफिसर सनान को देखने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम आम कपड़े भी पहन सकते हो ऑफिसर। अस्मा ने ऑफिसर सनान को हमेशा यूनिफॉर्म में देखा था, इसीलिए बोलने लगी, जिस पर वो हंसने लगा। मेरा नहीं ख्याल हमारे पास ज्यादा वक्त है। क्या हम सीरियस टॉपिक पर बात कर सकते हैं? ये मजाक तो चलते ही रहेंगे, वो मुस्कुराते हुए बोला। यहाँ पर बात करने के लिए अब कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली और दोस्त महफूज हैं, इसलिए सब खत्म अब, अस्मा ने कंधे झुकाते हुए कहा। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ और ना ही खत्म हो सकता है जब तक अरहम मर ना जाए, ये तुम अच्छे से जानती हो, ऑफिसर ने अपना गुस्सा काबू करते हुए कहा, जिस पर वो अपनी मुट्ठियां सख्ती से बंद करके रह गई। वैसे तुम मुझे एक बात बता सकती हो, तुम इसके पास वापस क्यों आई हो? क्या तुम भूल गई थी हमने कितनी मुश्किल से तुम्हें इसकी दुनिया से निकाला था? अस्फरा के चुप रहने पर वो मजीद पूछने लगा। मैं जानती हूँ तुमने मुझे और मेरी फैमिली को बचाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना किया है, इसीलिए मैं और मेरी फैमिली तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। लेकिन अभी वापस आने का फैसला मेरा अपना था। मैं इससे नहीं जीत सकती, क्योंकि वो तब तक सुकून से ना बैठता जब तक मुझे हासिल न कर लेता, अस्फरा ने वजाहत देते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा ये फैसला। क्या तुम्हें शक था हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाएंगे? क्या यही असल वजह है तुम वापस यहाँ मौजूद हो? ऑफिसर, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं बस अपनी फैमिली और दोस्तों की हिफाजत करना चाहती थी। हाँ, तो मैं भी हिफाजत ही कर रहा था ना तुम्हारी फैमिली की, दोस्तों की। मैं चाहता तो इस रात ही आराम को जान से मार देता। कितना अच्छा मौका था, मगर मैंने तुम्हें ज्यादा अहमियत दी कि तुम्हें इसके चुंगल से बचा सकूं। लेकिन तुम फिर भी यहाँ हो, डैम इट। इसकी बात पर अस्फरा की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर गिरने लगे, मगर इसने जल्दी ही अपने हाथ की पुछ से इन्हें साफ किया, क्योंकि वो इसके सामने टूटना नहीं चाहती थी, जो पहले ही हर्ट था। ऑफिसर, ऐसा लगता है तुमने ये इसलिए किया है क्योंकि तुम इसे चाहने लगी हो। मोहब्बत है तुम्हारे दिल में इसके लिए, क्या ऐसा ही है? इसके अल्फाज पर अस्फरा के दिल की एक बीट मिस की। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इसने दो टोक लहजे में कहा। ओह मेरे खुदाया, अस्फरा तुम ये नहीं कर सकती। तुम ये अपने साथ कैसे कर सकती हो? वो एक क्रिमिनल है। क्या तुम भूल गई हो इसने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए कितनी प्रॉब्लम्स पैदा की हैं? यहां तक कि दानिश की टांग भी तोड़ दी। पागल लड़की, तुम्हें कैसे मोहब्बत हो सकती है इससे? वो गुस्से से एक एक लफ्ज चबा कर बोला, मगर वो खामोश रही। ये बहुत गलत है अस्फरा, बहुत ज्यादा। तुम्हें अभी ये जिंदगी एडवेंचर और मजे की लग रही होगी, लेकिन ये जिंदगी मौत के कुएं की जानिब ले जाएगी। यकीन करो तुम बहुत पछताओगी, बहुत ज्यादा। और इस वक्त ऑफिसर, मुझे नहीं है मोहब्बत इससे। मुझे खुद भी नहीं पता मैं इसके लिए क्या सोचती हूँ। जब वो होता है तो फिर बस वही होता है और कुछ नहीं होता। वो इसकी बात मुकम्मल होने से पहले सांस खींचकर नम लहजे में बोली, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, मेरे साथ चलो। तुम्हें किसी भी महफूज आइलैंड की तरफ भेज दूंगा, कहीं भी ले जाता है जहां वो ना पहुंच सके। ऑफिसर प्लीज मेरे फैसले की इज्जत करो, अस्फरा ने हतमी लहजे में कहा, जिस पर वो सांस भरकर रह गई। क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो? इसके पूछने पर अस्फरा ने इसकी जानिब देखा, जो इसे बहुत हारा हुआ लगा। ये मंसर करता है, तुम मुझसे क्या काम कहते हो? माइशा और इसके पापा अरहम के कब्जे में हैं। क्या तुम पता करवा कर बता सकती हो इन्हें इस वक्त अरहम ने कहाँ रखा हुआ है? ऑफिसर ने अस्फरा की आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ हाँ जरूर, ये तो मैं कर सकती हूँ, इसने फौरी हामी भरी। शुक्रिया अस्फरा, वो मशकूर लहजे में बोला। कोई मसला नहीं है, ये मैं कर लूंगी, और फिर ये इन्फॉर्मेशन दानिश को दे दूंगी, वो खुद आपको इन्फॉर्म कर देगा।
वो संजीदगी के साथ बोली। तो ऑफिसर सनान ने आगे बढ़कर इसे सीने से लगाकर सर पर हाथ रखा। तुम्हारी एज की भी मेरी एक बेटी है, बहुत मुश्किल है तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना, वो नरमी से बोला। उप्स, कैसा इमोशनल मिलाप हो रहा है, कसम से मेरे दिल में तो दर्द उठने लगा है। क्या तुम्हारे दिल में भी तकलीफ उठ रही है अरहम? जुबैर के अल्फाज पर सनान और अस्परा फौरी एक दूसरे से अलग होकर पीछे बाएं जानिब देखने लगे, जहां जुबैर और अरहम खड़े थे। अस्परा का दिल अरहम को देखकर जोर से धड़कने लगा, जो खाली नजरों से इन दोनों को ही जानिब देख रहा था, जिसके बाजू सीने पर बंधे हुए थे, जबकि इसके बगल में खड़े जुबैर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे इसे सामने की सिचुएशन बहुत मजा दे रही हो। अरहम, मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ बात कर रही थी। आई प्रॉमिस, मेरा तुम्हारे खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं था। अस्मा ने स्नान के सामने आकर इसे महफूज करने की कोशिश करते हुए कहा। तुम बहुत क्यूट लगती हो जब ऐसे डरती हो। अभी समझ आ रहा है तुमने इससे शादी क्यों कर ली, जुबैर ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाए, जिस पर अस्मा ने अपने कदम पीछे की तरफ लिए। तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो, अगर तुम्हें लग रहा है तुम एक औरत के पीछे छुपकर यहां से भाग सकते हो, जुबैर ने स्नान की जानिब देखते हुए आंखें घुमाकर कहा। मैं औरत के पीछे नहीं छुप रहा हूं और मैं हर सूरत इस जगह से निकल जाऊंगा। जब मैं यहां आना जानता हूं तो वापस जाना भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। तुम मुझे मारना नहीं चाहोगे, जाहिर सी बात है, शिपमेंट ज्यादा जरूरी है जो इस वक्त मेरे पास है। स्नान अस्परा के पीछे खड़े होकर पुरसुकून लहजे में बोला। तुम शिपमेंट की वजह से मुझे खुद को मारने से नहीं रोक सकते, वैसे भी वो दूसरी तैयार होकर क्लाइंट्स तक पहुंच जाएंगी, वो संजीदगी से बोला। और इस रकम का क्या जो तुम पहले ही इनसे हासिल कर चुके हो जुबैर, वो नरमी से पूछने लगा। वो शिपमेंट तुम इनाम के तौर पर खुद के और खुद की टीम के पास रख लो। वैसे भी तुमने दिन रात इतनी मेहनत की थी अस्परा को और अरहम से चुराने के लिए, तो ऑफिसर इतना अजर तो तुम्हारा बनता ही है ना। मुझे और मेरी टीम को तुम्हारे बकवास इनाम की जरूरत नहीं है, मर्जी तुम्हारी। वैसे भी कुछ पल बाद तुम इस दुनिया में तो रहोगे नहीं, जुबैर कहकर इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा, जबकि अस्परा ने कदम पीछे की जानिब ऑफिसर के बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। इन शिपमेंट में मुझे एक लड़की भी मिली थी जो मेरे कब्जे में है। क्या नाम था इसका अस्परा? हाँ याद आया, शिजा, तुम्हारी वाइफ। इसके बाद मुकम्मल होने की देर थी। जुबैर ने आगे बढ़कर जोर से एक पंच ऑफिसर के मुंह पर दे मारा। अगर इसके जिस्म से एक भी खून का कतरा निकला ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा स्नान, वो इसका कॉलर पकड़कर हलक के बल चिल्लाया। छोड़ दो स्नान को, अरहम पहली बार कुछ बोला। अरहम, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम इसे जिंदा यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकते, प्लीज, वो इसका कॉलर छोड़कर पीछे होते हुए चीखा। हमें इसे जाने देना चाहिए, जैन बोला। तो अस्परा ने अपने पीछे देखा जहां वो खड़ा था। ये इसे नहीं छोड़ेगा जैन, वो मैं अपनी बीवी को टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकता, जो वो पहले ही बहुत हो चुकी हुई है, वो गुर्राया। अगर मैं यहां से नहीं गया तो वो लोग शिजा को मार देंगे, स्नान ने आगे बढ़कर नरमी से कहा, जिस पर जुबैर सुर्ख होती आंखों से पलटकर इसी की जानिब देखने लगा। मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा मैं तुम्हें, कहकर इसकी जानिब भागा, मगर इसके पहुंचने से पहले जैन ने फुर्ती से भागकर इसको अपने बाजुओं में दबोच लिया। जुबैर, मेरी बात तो सुनो, शिजा को कुछ नहीं होगा, यकीन करो, हम लोग इसे कुछ नहीं होने देंगे, जैन ने जल्दी से बोलते हुए कहा। नहीं, जुबैर इससे अपना आप छुड़वाते हुए चिल्लाया। निकलो यहां से स्नान, अगर तुम यहां कुछ लम्हे मजीद रुके तो वो तुम्हारा सीना चाक करके दिल निकाल लेगा, और हम स्पॉट लहजे में बोला। तो स्नान जल्दी से इसकी जगह से निकल गया। नहीं शिजा, जुबैर हलक के बल चिल्लाया। तो अस्परा छोटे छोटे कदम उठाकर जमीन पर इसके बराबर बैठ गई। जाओ, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हुआ है ये, जुबैर इसकी तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में बोलने लगा। तो वो शौक से इसकी जानिब देखने लगी। मैं जानता हूं तुम खुश होगी, मेरी बीवी इसके कब्जे में है, तुम बहुत बुरी हो अस्परा, बहुत ज्यादा,
किसी की भी सगी नहीं हो तुम। नफरत है मुझे तुमसे। मैं तुम्हें अपने दोस्त की जिंदगी में 2 पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इस जैसे इंसान डिजर्व ही नहीं करती। धोखेबाज हो तुम, पीठ पीछे वार करना जानती हो। मैं जानता था शुरू से तुम धोखा दोगी, और तुमने किया भी वही। इसका यकीन जीत कर तोड़ दिया। जब वो 10 दिन तुम्हारे पीछे तड़प रहा था, तुम इस घटिया दानिश की खिदमत में मसरूफ थी, और आज भी यहाँ इस ऑफिसर से मिलने चली आई। वो सुलगते हुए लहजे में बोलने लगा तो उसपर पथराई वजूद के साथ भीगी आंखों से इसकी जानिब देखने लगी। आई हेट यू सो मच। बेशक अरहम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इतनी शदीद तलब है इसे तुम्हारी, लेकिन यकीन करो अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा तो भी मर जाएगा। जाओ प्लीज, चली जाओ, इसकी जिंदगी से दूर चली जाओ, इससे दूर चली जाओ। इसके अल्फाज पर अस्परा शिद्दत से रोने लगी। फॉर गॉड सेक अस्परा, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। जैन ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा। जैन, तुम जानते हो मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस। अपने कमरे में जाओ अस्परा। जैन ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही। जैन, जाओ यहां से अस्परा, मैं भीख मांगता हूं तुमसे। वह स्पॉट लहजे में बोला तो अस्परा रोते हुए इन दोनों की जानिब देखने लगी। तभी अरहम इसकी जानिब बढ़ा और इसका बाजू पकड़कर ऊपर उठाकर तेजी से चलने लगा। अरहम, अस्परा ने तकलीफ से पुकारा, क्योंकि इसकी बाजू इसकी गिरफ्त में इंतहाई सख्त थी और वो इसे खींचते हुए किसी डार्क एरिया की जानिब ले जा रहा था। अरहम प्लीज, मेरा बाजू छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो अपना बाजू छुड़वाने लगी, मगर इसकी गिरफ्त इस पर और सख्त हो गई। तकलीफ से इसके मुंह से कराह निकली और पांव का बैलेंस बिगड़ा, जिसकी वजह से वो फर्श पर गिरी, मगर वो इसकी सबकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ता चला गया। अरहम प्लीज। शट अप। अरहम ने कहकर इसका बाजू छोड़कर इसके बाल अपने हाथ में दबोचे। खड़ी हो जाओ, अरहम ने कहा तो वो रोते हुए खड़ी हो गई। तो वो इसके बालों से पकड़कर गैराज में ले गया, जहां वर्कर्स काम कर रहे थे। अस्परा के रोने और गिड़गिड़ाने पर सब गार्ड्स ने इसे और अरहम को देखने लगे। मैं तुम लोगों की आंखें निकालकर उकाब को खिला दूंगा अगर तुम इसे किसी ने भी अपना सर ऊपर करके हम दोनों की तरफ देखा। इसने वार्न करने पर सब वर्कर्स और गार्ड्स के वजूद कपकपाए और वो फौरी अपना सर नीचे झुका गए। जल्दी वो लोग लिफ्ट में दाखिल हो गए, जो इन्हें सेल में ले गए। अरहम ने डार्क रूम में सेल में दाखिल होकर अस्परा को जमीन की जानिब धकेला, जिससे वो फर्श पर गिरी। इसने सिसकते हुए अपने बाल चेहरे से हटाए और सामने देखने लगी, मगर जैसे ही इसकी नजर सामने बैठे तो इंसानों से टकराई। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मायशा, अस्परा ने इसकी जानिब देखते हुए पुकारा, जो इंतहाई भयानक हालत में थी। ऐसा लग रहा था मुद्दतों से इसने कंघी नहीं की। इसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे थे, जबकि बाजुओं, टांगों और चेहरे पर खून जमा हुआ था। साथ ही इसकी नजर पास पड़े चेयरमैन साहब पर गई, जिनका चेहरा इसकी पहचान में ही नहीं आ रहा था। इनकी आंखें बंद थीं और उन्होंने दीवार के साथ सर लगाया हुआ था, जिनके वजूद पर जगह जगह नाखून धसे हुए थे। इनके चेहरे, बाजू और हाथों की हालत मायशा से भी बदतर थी। अगर मुझे पता होता मेरे पापा मुसलसल घूरने से वापस से सांस लेने लगेंगे, तो मैं ये अमल पिछले 5 दिनों से कर रही होती। मायशा अस्परा के मुसलसल देखने पर चीखते हुए बोली। ओह गॉड, मायशा मुझे माफ कर दो प्लीज, सॉरी। अस्परा ने रोते हुए कहा। ओह कम ऑन, इतना तो मैं भी नहीं रोई जब तुम्हारे शौहर ने मेरे पापा को मार दिया था। मायशा के कहने पर अस्परा फर्श से उठ गई और अरहम की जानिब देखने लगी, जो इसे ही देख रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो तुम ये? वो चीखते हुए इसके सीने पर मुक्के मारने लगी। क्यों किया तुमने ये? बोलो क्यों किया? वो इसकी शर्ट अपने हाथों की मुट्ठियों में जकड़कर बेबसी से रोने लगी। अरहम ने अपनी शर्ट से इसके हाथ हटाकर खुद से दूर धकेला। इससे पहले वो वापस से जमीन पर गिरती, अली ने इसका बाजू पकड़कर गिरने से बचाया। इसी पल अस्परा ने मुड़कर कमरे में देखा, जहां इसे महसूस हुआ कि अली, अहमद, तमीमा भी इधर भी मौजूद हैं। अहमद के हाथ में चाकू था, जबकि तमीमा के हाथ में पिस्टल मौजूद थी, जो इसकी जानिब रोबोट की तरह देख रहे थे। चलो, तुमने सबसे मिल तो लिया है, अरहम ने खाली नजरों से इसकी जानिब देखते हुए बोला। क्या अब हम लोग असल बात पर आए? वो अस्परा और मायशा की जानिब देखते हुए बोला। तुम पागल हो, कसम से तुम जहनी मरीज हो, वो चिल्लाई।
میں جانتا ہوں، اور تم ہو نا میرا خیال رکھنے کے لیے، بالکل ویسے ہی جیسے کل رات تم نے رکھا تھا جب پارٹی سے واپس آیا تھا۔ تم ایسے ہی میرا خیال رکھتی رہو اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ ارحم! تمیمہ کے پکارنے پر وہ اس کی جانب مڑا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمیمہ نے کہا تو ارحم اسے گھورنے لگا۔ تم مذاق کر رہی ہو، ان لوگوں کے پاس شیزا ہے۔ تم نے زبیر کو نہیں دیکھا کس قدر ٹوٹا ہوا ہے آج میرا دوست، وہ نرمی سے بولا۔ یہ اس کی غلطی نہیں تھی، اس نے سنان کو نہیں بتایا کہ پورٹ میں کیسے داخل ہونا ہے۔ اس نے وجہ دیتے ہوئے کہا، ظاہر سی بات ہے اس نے نہیں بتایا، اور میں اس بات کی اسے سزا بھی نہیں دے رہا، یہ سزا تو کسی اور وجہ سے ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا ڈارلنگ؟ ارحم نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ارحم، کیا تم کچھ جانتی ہو تمیمہ؟ یا تم احمد، یا پھر تم علی؟ تم لوگوں نے اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھا، اسی لیے زیادہ سے زیادہ اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ تم لوگ اسے اور زیادہ اچھے سے جان سکو۔ اسی لیے تم لوگ جانتے ہو یہ سزا کیوں ہے؟ ارحم نے تمیمہ کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا تو کسی نے بھی بولنے کے لیے منہ نہیں کھولا۔ کوئی نہیں جانتا ہے، تم انہیں بتاؤ گی ڈارلنگ؟ اوہ سوری، تم کیوں اتنی مشکل اٹھاؤ گی؟ میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ ایکچولی میری پیاری سویٹ بیوی نے سنان کو آفر قبول کر لی تھی، وہ مجھے چیٹ کر کے معائشہ اور اس کے بابا کی انفارمیشن اس تک پہنچائے گی، وہ بھی اپنے چہیتے کزن سے رابطے میں رہ کر۔ ارحم نے اسپرا اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کرتے ہوئے کہا، اور اب تم جان گئی ہو وہ لوگ کدھر ہیں، کال کرو انہیں ڈارلنگ، خبر دو۔ وہ اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور سب سے آسان کام اب اسپرا، تم سنان کو بتاؤ گی یہ لوگ کہاں ہیں، اور معائشہ تم اسپرا کا قتل کر دینا۔ پکڑو۔ ارحم نے جب چھری معائشہ کی جانب اچھالی تو اسپرا پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ارحم مت کرو یار، علی نے چلاتے ہوئے کہا، جس پر ارحم نے اس کی ان نظروں سے دیکھا وہ اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ اسپرا نے معائشہ کی جانب دیکھا جو مسکراہٹ چہرے پر سجائے چاقو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم سچ میں پاگل ہو، اسپرا نے سرگوشی نما کہا، تبھی معائشہ اٹھ کر اپنے قدم اس کی جانب بڑھانے لگی۔ تم نے سب برباد کر دیا پری، سب۔ تم نے مجھ سے میری پہلی محبت چھین لی، میری خوشیاں چرا لی، میری زندگی کا اصل مقصد دانش کو پانا تھا، لیکن تم نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ اب میرے پاپا بھی تمہاری وجہ سے اس حالت میں ہے، وہ کہتی چاقو پکڑتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھانے لگی، جبکہ اسرا پیچھے کی جانب سٹیپ لینے لگی۔ معائشہ کے آگے بڑھنے پر وہ پچھلے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ تم جانتی ہو تمہارے شوہر نے میرے پاپا کو میری آنکھوں کے سامنے مار دیا، پہلے اس نے دھیرے دھیرے ان کے جسم میں تھوڑی کی مدد سے ناخن دسے، پھر اگلے دن اس کے پاس ایک پیچ کس تھا جس کی مدد سے اس نے ان کا سینہ میری آنکھوں کے سامنے چاک کیا۔ میں اپنے پاپا کو بچانے کے لیے بھاگی مگر شیزا اور تمیمہ نے مجھے مضبوطی سے پکڑا، پھر اس نے ان کے سینے سے دل نکال لیا جیسے کوئی دل نہ ہوا کپ کیک ہو گیا، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی۔ او میرے خدایا، اسما نے کہہ کر ارحم کی طرف دیکھا جس نے اسے آنکھ مار دی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیزی سے بڑھنے لگی جبکہ آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ اور جانتی ہو اس نے پھر وہ دل میرے اوپر پھینک دیا۔ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو اس دل کو؟ خود پھینک کر سکون سے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اس دل کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا ہے، رکو میں لے کر آتی ہوں، معائشہ کہہ کر اپنے پاپا کی جانب مڑی جبکہ وہاں کھڑی ناسمجھی سے ان سب کی جانب دیکھنے لگی۔ جب وہ وہاں سے پلٹی تو اسپرا نے اس کے ہاتھ میں دل دیکھا جو مٹی سے بھرا ہوا تھا مگر خون اس میں پھر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں معائشہ نہیں، پلیز تمہیں خدا کا واسطہ ہے، وہ کہہ کر باہر کی جانب بھاگنے لگی مگر ارحم نے اس کا بازو پکڑ کر وہیں روک دیا۔ ہلو مت، وہ اس کے قریب آ کر بولی۔ معائشہ پلیز مت کرو، وہ اپنا بازو ارحم سے چھڑواتے ہوئے شدت سے رونے لگی۔ چلاؤ مت بے وقوف لڑکی، تم میرے پاپا کو ڈرا رہی ہو، وہ اپنے لبوں پر دانت رکھ کر چیخنے دبانے لگی۔ ارحم پلیز، وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اسے بچانے کا، دیکھ لو اس کی اصلیت، تم اسے بچاؤ
और ये तुम्हें उल्टा तुम्हारे ही सीने पर वार करेगी। तुम्हें मारने से इसके हाथ 2 पल भी नहीं लर्जेंगे। वो कहकर इससे दूर हो गया। चलो परी, पापा को हाय बोलो, वो इसके सामने दिल करते हुए बोली तो इसका पूरा वजूद खौफ से कपकपाने लगा। नहीं नहीं, वो चीखते हुए बोली और इसके सर पर फोन मारकर इससे दूर भागी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मायशा कहकर इसके पीछे भागी और चाकू का निशाना इसके दिल का रखा। इससे पहले चाकू अस्परा को लग जाता, फायर की आवाज आई और मायशा बेजान वजूद के साथ जमीन पर गिर गई। मायशा, अस्परा कहकर इसकी जानिब बढ़ी। इससे पहले इसे अपने सीने से लगाती, इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया और वह जमीन पर सो गई। जब इसको होश आया तो इसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया, जहां नर्स इसकी ड्रिप्स बदल रही थी। जब इसने अस्परा को होश में आता देखा तो बाहर की जानिब भागी। इसी पर इसके ज़हन में डार्क रूम में जो कुछ हुआ था वो इसकी आंखों के सामने घूमने लगा। तो मायशा का ख्याल आते ही इसकी आंखें नम होने लगी। तभी दरवाजा खोलकर अरसल कमरे में दाखिल हुआ। कैसा महसूस कर रही हो अब? अरसल ने इसकी आंखें चेक करते हुए पूछा। फ्रेश, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। ये लास्ट ट्रिप है, इसके बाद तुम घर जा सकती हो, वो प्रोफेशनल अंदाज में बोला। मुझे भी होश हुए कितना वक्त गुजर गया है? 23 घंटे। मुझे क्या हुआ था? वो नरमी से पूछने लगी। तुम सिर्फ स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। अरसल की बात पर वो थोड़ा सा उठकर तकिए के साथ सर लगाकर बैठ गई। मुझे मेरी रिपोर्ट्स दिखाएं, वो संजीदगी के साथ बोली। वेल, यू हैड पैनिक अटैक एंड योर हेल्थ इज काइंड। इस वजह से तुम्हें ग्लूकोज की ड्रिप्स लगाई गई हैं, बाकी तुम बिल्कुल ठीक हो। अरसल ने सच्चाई का मुजाहरा किया। शुक्रिया डॉक्टर, अस्परा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो सर हाँ में हिलाकर वहां से निकल गया। जब आखिरी ट्रिप खत्म हुई तो वो कमरे से बाहर निकल आई, जहां अली इसका इंतजार कर रहा था। बगैर एक दूसरे से किसी भी किस्म की बात किए अली इसे साथ लेकर गाड़ी की जानिब रवाना हो गया और फिर इसमें बिठाकर अरहम के घर ले गया। वो बगैर कुछ कहे गाड़ी से बाहर निकल आई। इससे पहले वो पासवर्ड लगाती, अरहम ने खुद ही दरवाजा खोल दिया और वो इसे इग्नोर करके किचन में गई और जहां पिज्जा बना हुआ था इसने कुछ स्लाइस पकड़कर ओवन में रखे ताकि गर्म हो सके। वो बाहर निकली तो अरहम टीवी पर फुटबॉल मैच देखने में मसरूफ था। वो भी एक किताब लाकर दूसरे काउच पर बैठ गई, साथ पिज्जा भी ओवन से निकाल लाई। पिज्जा खाते हुए वो किताब पढ़ने लगी। पिज्जा खाने के बाद वो अपनी प्लेट वॉश करके ऊपर अपने कमरे में चली गई, जहां बालकनी में खड़ी होकर बाहर का मंजर देखने लगी। तभी इसके कानों से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज टकराई। इसने नीचे देखा तो अरहम घर से बाहर जा रहा था। इसने पलटकर क्लॉक की जानिब देखा तो सुबह के 2 बज रहे थे। या अल्लाह, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? मैं जिसे अपना समझ रही थी, इसके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों थी? मायशा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसमें मेरा क्या कसूर था कि दानिश ने मुझसे मोहब्बत की, तुमसे नहीं? तुम अपनी नफरत में इतनी अंधी हो गई कि मैं तुम्हें बचाना चाह रही थी और तुम मुझे ही तकलीफ से इससे पहले अल्फाज मुकम्मल नहीं हो पाए। और अरहम, तुम्हें क्या कहूं? मुझे तुम पर गुस्सा होना चाहिए जो तुमने मेरे साथ सब किया, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूं जो तुमने मुझे हर्ट किया और मायशा का मेरा कत्ल करने का बोला। मुझे बस एक अजीब सी उलझन हो रही है, तुमने ये सब क्यों किया और इसका जवाब तुम दे सकते हो। मुझे तुम्हें भी इतना ही दर्द देना चाहिए जितना तुमने मुझे दिया, लेकिन मैं नहीं दे सकती। आखिर मैं चाहूं भी तो तब भी नहीं। वो अपने हाथों की पुस से आंसू साफ करते खुद से ही बड़बड़ाने लगी। मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं भागकर तुम्हारे सीने में छुप जाऊं और तुम्हारी धड़कनों की आवाज सुनूं, तुम्हें अपना बना लूं अरहम। मैं बस तुम्हें चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। वो अपनी आंखें खुश करते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली। वो उठी और इसकी वार्डरोब, ड्रायर, हर चीज पागलों की तरह चेक करने लगी। शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जो अरहम से जुड़ी हुई हो। वो भागते हुए नीचे इसके ऑफिस में गई और दीवानावार एक एक कबाड़, शेल्व्स चेक करने लगी, जहां मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। इसने एक ड्रॉर खोला और शिद्दत से कोशिश की, मगर वो नहीं खुला। स्टूपिड ना हो तो वो जोर से ऑफिस का दरवाजा बंद करके बाहर निकल आई और लिविंग रूम की शेल्फ छानने लगी, मगर इससे मुतालिक इसे कोई भी चीज नहीं मिली। वो भागती हुई ऊपर गई, शायद दूसरे कमरों में कुछ मिल जाए, मगर इन कमरों में भी इसे कुछ नहीं मिला। वो नीचे गई, लैंडलाइन से अरहम का नंबर मिलाने लगी, क्योंकि इससे अपना मोबाइल फिलहाल नहीं मिल रहा था। हेलो, पहले ही रिंग पर कॉल उठाते हुए बोला।
तो अस्परा को इसकी आवाज किसी ब्यूटीफुल मेलोडी की तरह लगी। अस्परा, तुम ठीक हो? वो परेशानी से पूछने लगा। कहाँ हो तुम? वो रफ तरीके से पूछने लगी। मैं कसीने में हूं, कोई प्रॉब्लम है? तुम ठीक हो अस्परा? प्लीज जल्दी बोलो। इसके यूं परेशान होने पर अस्परा के दिल की एक मीट मिसकी। तुम्हें मेरी कोई परवाह है अरहम? ओह माय गॉड, तुम मेरी परवाह करती हो? वो बेयकीनी से खुश होते हुए बोली। अस्परा, क्या हुआ है? तुम्हारा सांस इतना उखड़ा हुआ क्यों है? वो इसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछने लगे, जिस पर इसे एहसास हुआ वो सच में सांस बहुत तेजी से ले रही है। ओह, ये ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा भाग रही थी। अस्परा ने खुद को रिलैक्स करके मुस्कुराते हुए कहा। भाग रही थी? किधर? कहाँ हो तुम? जल्दी बोलो। अस्परा महसूस कर सकती थी वो भागता हुआ सीनों से बाहर निकल चुका है। रिलैक्स अरहम, मैं ठीक हूँ और महफूज हूँ, हमारे कमरे में। मैं बस ऊपर नीचे भाग रही थी, वो हंसते हुए बताने लगी, जिस पर अरहम ने लंबा सांस खींचा। मेरे पास आ जाओ, बस मेरे पास आ जाओ। तुम कुछ मत पूछो, कोई सवाल मत करो, सिर्फ घर आ जाओ प्लीज। मैं चाहती हूँ तुम इस वक्त मेरे पास हो। मैं पूरा घर दीवानों की तरह छान रही थी, कुछ मिल जाए, कुछ ऐसा जो तुमसे जुड़ा हो, जैसे कि तुम्हारी तस्वीर ही मिल जाए, मैं तुम्हें देख सकूं। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं। मैं यहाँ पागल हो जाना है, प्लीज आ जाओ अरहम, प्लीज। वो बेबसी से कहकर इसके जवाब का इंतजार करने लगी, मगर दूसरी जानिब खामोशी रही। अरहम, कुछ तो कहो प्लीज। वो बकायदा गिड़गिड़ाने लगी, मगर दूसरी जानिब से कॉल बंद हो गई। इसने कॉल बंद कर दी, बगैर कुछ कहे, मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर। वो पथराई आंखों से खुद से बड़बड़ाई और फिर इसने फोन पकड़कर जोर से दीवार से दे मारा, जिससे वो चकनाचूर होकर गिर गया। इसने मेरे मुंह पर फोन बंद कर दिया, वो खुद से कहती कमरे में जाकर अरहम की वार्डरोब खोली और इसके सारे कपड़े निकालकर गुस्से से बाहर फेंकने लगी। वहां से फारिग होकर इसने इसका ड्रॉर खोला, जहां इसके परफ्यूम्स, घड़ी, टाइयां वगैरह थी। इन्हें निकालकर फर्श पर फेंक दिया। नफरत है मुझे तुमसे अरहम, वो नम आंखों से सुलगते हुए लहजे में कहकर इसकी महंगी एशिया तोड़ने लगी। साथ इसका वो इतर भी तोड़ दिया जो इसे बहुत अजीज था। तब भी इसके दिल को सुकून नहीं पहुंचा, तो वो कैंची पकड़कर इसके कपड़े काटने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पर कॉल कट करने की? हाउ डेयर यू! वो चीखती फर्श पर गिरे हुए इसके सामान को अपने पांव से ठोकरे मारने लगी। नफरत है मुझे तुमसे अरहम, नफरत है जो तुमने मेरी परवाह की और ख्याल रखा, अब और मेरी परवाह और ख्याल नहीं कर रहे। आई हेट यू फॉर मिसिंग अप विद माई माइंड एंड हार्ट। इसने चिल्लाते हुए इसकी घड़ियां और परफ्यूम्स हर चीज तोड़ दी। वो खाली घर में दीवानों की तरह चीखने और चिल्लाने लगी। अपने बाल नोचती वो वहीं जमीन पर बैठकर शिद्दत से रोने लगी। रोते रोते कब इसकी आंख लगी इसे एहसास भी नहीं हुआ। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये नॉवल कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज।